नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रिटिश काल समय की आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर रहे थे। उन आर्थिक नीतियों का अध्ययन करने के बाद हमने उन आर्थिक नीतियों का प्रभाव पढ़ा था। काफ़ी कुछ हमने पिछले वीडियोज में कर लिया। आज हम मुख्य रूप से किसानों के संदर्भ में, हस्तशिल्पों के संबंध में क्या आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक पड़ा का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ लगभग 200 साल दूर तक रही, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनकी जो आर्थिक नीतियाँ रहीं, उनका मेन उद्देश्य क्या था। मेन उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से भारतीयों का शोषण किया जाए और इस धन का उपयोग किया जाए जाकर के अपने निजी हितों के लिए ब्रिटेन में जाकर के। उन्होंने जिस तरीके से आर्थिक नीतियाँ को बनाया, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि उन्होंने भारतीय पूरी जो अर्थव्यवस्था तो इसके एकदम जर्जर कर दिया, एकदम जीर्ण शीर्ण कर दिया। कैसे? देखिए, पहले भारत में क्या होता था, हस्तशिल्प उद्योग बहुत विकसित हुआ करते थे। यहाँ के बनाए हस्तशिल्प, यहाँ के बनाए रेशम की वस्तुएं, यहाँ की बनी कपास की वस्तुएं, यहाँ चरखे से बने कपड़े विदेशों में बहुत डिमांड हुआ करती थी। यहाँ के इससे क्या होता था कि भारत उन्नत दशा में था। भारत का रोजगार, भारत की आय का साधन, भारत की आर्थिक नीतियाँ बहुत उन्नत थे। लेकिन ब्रिटिश काल में आकर के भारत को क्या किया, यहाँ पे कच्चे माल का उत्पादक और साथ में एक बाजार, अपने लिए एक बाजार के रूप में प्रयोग किया। जिससे क्या हुआ कि जो भारत के उद्योग थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि ब्रिटिश कभी भी भारतीय संस्कृति का अंग नहीं बन सके। उनका मतलब यही था को देखिए, मैंने पीछे बताया था आपको कि वो लगातार जाति जो विविधता पैदा की, वो भारतीयों को नीचे समझते थे, अपने आप को शोषक समझते थे, भारतीयों को शोषित समझते थे। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं ली जिससे भारतीयों का कुछ उन्नत हो सके। उन्होंने जो भी आर्थिक नीतियाँ चलाई उससे उन्हीं का लाभ हुआ। 1813 का जो एक्ट है, तो इसमें उन्होंने एक तरफा व्यापार नीति की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत क्या था कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो ब्रिटिश के अलावा आएंगी, अपना व्यापार करेंगी, लेकिन यहाँ के लोग भारत में बाहर व्यापार नहीं कर सकते। करते थे भी तो बहुत, मतलब एक तरफा ही हो गया था। जो हमारा सामान आप खरीदिए, लेकिन हम आपका कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। देखिए, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था, इसकी नष्ट क्यों हुआ? इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि भारत में के बाद भारत और ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण जो उत्पाद बने वो सस्ते पड़ते थे। कैसे सस्ते पड़ते? कि भारत से मजदूर ले जाते थे, मजदूरी एकदम सस्ती थी, नहीं लगती थी। उसके बाद कोई भी चीज़ आप मशीन से बनाएंगे और हाथ से बनाएंगे तो अंतर तो रहेगा ही रहेगा। हाथ से बनाया चीज़ बेशक मजबूत जरूर होगा, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसको एक एक करके बहुत धीमे से बनाया गया। और जब आप किसी चीज़ को मशीन से बनाएंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन भी होगा और साथ में उसमें लागत भी कम आएगी। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ने भारत पे जो आयात अधिक से अधिक 10 गुना दाम पे बेचते। कोई चीज़ वहाँ पे रहती थी तो उसकी अपेक्षा भारत में वो आकर के यहाँ 10 गुना दाम पे बेचते थे। जिसके कारण क्या हो गया कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े जो कारीगर थे उनको गाँव में जाना पड़ा, मजदूर बनना पड़ा किसानी में। इससे क्या हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि औद्योगिकरण क्या होता है कि उद्योगों का बढ़ना। यहाँ क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। यहाँ हमारे उद्योग नष्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं की आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ही ब्रिटेन के आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए पूरी तरह बंद हो गए। अब क्या करते थे, तो भारत में कच्चा माल का उत्पादन करते, ब्रिटेन में जाकर तैयार माल बनाते, उसको भारत में आगे 10 गुना दाम पर बेचते थे। और अधिक से अधिक क्या है, भारत से जो सामान जाता था उस पर अधिक से अधिक आयात शुल्क लगा दीजिए। वर्तमान समय में एक शब्द होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको आप उससे मत जोड़िएगा, ये मैं आपको अर्थव्यवस्था में बता रहा हूँ क्या होता है। जब अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ तो और अच्छा बताऊँ। एक तो काउंटर वे आज पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है, ये चाइना है। चाइना क्या करता है,
चाइना भारतीय जो सामान होता है ना उस पर बहुत सारा आयात शुल्क लगा देता है, जिससे भारत का सामान चाइना में नहीं बिक पाता। इसीलिए हमारा ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और भारत में सामान को क्या करता है, वो कम दामों पर ही बेचता है। एक होता काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसा कि मान लीजिए कोई चाइना ने सामान बनाया है, अब उसको 100 रुपये, मान लीजिए वहाँ चाइना में उसी सामान को उत्पादन करके बेच रहा है। मान लीजिए कोई भी सामान मान लेते, मान लीजिए कि एक घड़ी बनाई जो 100 रुपये में चाइना में बिक रही, वो क्या करेगा, भारत में उसी को कम दाम पे बेचेगा। अगर उतने दाम पे बेच रहा है, मान लीजिए 100 रुपये वहाँ है तो 100 रुपये यहाँ पे, वो चाइनीज के हिसाब से भारत का रुपया 100 रुपये बैलेंस कर लीजिएगा उसमें। तो अगर तो इसको कम करने के लिए भारत सरकार एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, उसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बस इतना याद रखना है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होता है कि मान लीजिए कोई सामान वहाँ पे बेचा उसने, अब उसको भारत में खपाने के लिए वो जो चाइना में दाम बेच रहा है उससे कम दाम में बेच रहा है। मान लीजिए वहाँ उसी चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में बेच रहा है। इसको एंटी डंपिंग, डंपिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कहीं ढकेलना, इकट्ठा करना। तो इसके लिए रोकने के लिए भारत सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल करती है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। तो भारत के सामानों पर खूब आयात शुल्क लगाते थे, लेकिन जो भारत में यहाँ ब्रिटिश का सामान आता था उस पर कोई आयात शुल्क, वो तो यहीं पे राज कर रहे हैं तो यहाँ क्या लगाए। इससे क्या होता था, भारतीय हस्तशिल्प पूरी तरह नष्ट हो गया। भारतीयों को फिर जाकर के किसान और मजदूर बनना पड़ा, गांव में जाकर के एक तरीके से विऔद्योगिकरण हो गया। भारतीय कृषि पूरी तरह से बर्बाद। भारतीय कृषि तो पहले ही नष्ट थे, उद्योग को ये तो अभी कृषि बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से नष्ट किया इन्होंने। उसमें 3 बड़े शहर हुआ करते थे, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, और कई घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, जो भारतीयों के उद्योग का एक बड़ा इंजन कह सकते हैं आप इनको, औद्योगिक इंजन हुआ करती थी, पूरी तरह नष्ट हो गए। क्योंकि यहाँ के सामान कहीं कोई खरीद ही नहीं रहा है। यहाँ सामान जो बन भी रहा है उसकी कोई कीमत ही नहीं मिल रही। धीरे धीरे करके वो नष्ट हो गए, खंडहर बन गए। गवर्नर जनरल तब विलियम बेंटिंक ने कहा था कि जो हस्तशिल्पकारियों या जो उद्योगों की दरिद्रता थी, वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहा हो। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। कि मतलब ये होता है कि भारत के जो बुनकर हैं, भारत के जो हस्तशिल्प हैं, जो भारत के एक तरीके से निर्माण करता है, उनकी हड्डियां, भाई उनके पास खाने का नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। उनकी हड्डियां भारत के मैदानों पे, उनकी लाशें दिख रही हैं भारत के मैदानों पे। ये कहना था विलियम बेंटिंक का। अब उनके पास क्या रहता था, भाई गांव चले जाएं। कोरोना में क्या हुआ भाई, रोजगार बंद हो गए, रोजगार खत्म होने लगे तो लोग गांव गए। गांव में भी अब कृषि को अपनाने के अलावा उनके पास कोई साधन बचा नहीं। अब देखिए एक तरीके से देश के औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ती चली। पहले से कृषि पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पहले ये था कृषि पर 1900, एक डाटा है इसको याद रखना, 1901 से लेकर के 1941 के बीच कृषि पर कुल जनसंख्या का लगभग 63.7% निर्भर थी, जो बढ़ के 70% से ज़्यादा हो गई। यही लोग थे जो बेरोजगार हो गए शहरों में, वो जाकर के गाँव में खेती करने लगे। अब कृषि भी इतना लोड नहीं सह पाएगी। कृषि पर बढ़ता हुआ है दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को घोर गरीबी की। पहले से कृषि की हालत जर्जर थी, अब उस पर और दबाव बढ़ रहा है तो उसकी हालत तो जीर्णशीर्ण हो ही जाना था। भारत सदियों से सूती वस्त्र का संसार का सबसे बड़ा निर्यात करता था, मगर अब ब्रिटिश सूती उत्पादों को आयात करने वाला तथा कपास का निर्यात करने वाला बन गया। मैंने बताया था कि पहले एक समय रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग बहुत ज़्यादा बिकते थे बाहर। भारत की पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 35% ब्रिटिश काल के पहले था। अब क्या हुआ, जब सूती वस्त्र उद्योग पूरा नष्ट हो गए तो क्या होगा, उससे फिर हमारे उद्योग जब नष्ट हो गए तो हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, जाके गांव में खेती करनी पड़ गई। अब भारत की आय केवल ब्रिटिश कपड़ों का एक बाजार बन गया और कपास निर्यात करने वाला बन गया। देखिए इन्होंने जिस तक मैंने आपको बताया था रेलवे लाइन चलाई थी। रेलवे लाइन चलाने का उद्देश्य क्या था, रेलवे लाइन चलाने का उद्देश्य ये थोड़ी ना था कि लोगों को सुविधा हो, भारतीयों को सुविधा हो। उनका उद्देश्य ये था कि जो हम बाजार से बाहर से तैयार माल लेके आए, इनको भारत के गांव-गांव तक डंप किया जा सके। भारत के गांव को लोगों को मजबूर किया जा सके कि हमारे कपड़ों को, हमने हस्तशिल्प पूरा नष्ट कर दिया है, हमने पूरे बुनकरों को नष्ट कर दिया है, तो क्या करेंगे लोग, कपड़े कहीं ना तो कुछ खरीदेंगे, तो हमारे कपड़े मजबूरी में खरीदें। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा नष्ट कर दिया, दीमक की तरह पूरा चट कर दिया। तो अब कृषि की बात करते हैं। मैंने आपको बताया जब कृषि पर
निर्भरता बढ़ गई कृषि के पश्चात 63% लोग थे, 7% लोग कृषि पर निर्भर थे। अब इनकी संख्या बढ़ के 70% हो गई। अब कृषि पर देखिएगा, मैंने आपको पहले MRP बताया था। कृषि को किस तरीके से उन्होंने नष्ट किया, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और साथ में स्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और साथ में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट। इससे क्या हुआ, इन कृषि नीतियों के कारण क्या हुआ, खासतौर से स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि किसान इतने मजबूर हो गए। अब बताइए आप, उत्पादन जो हमारा हो रहा है वो मान लीजिए 11 किलो उत्पादन हुआ, उसमें से बांध 12 किलो उत्पादन होता है, उसमें से 10 किलो आपने दे दिया ब्रिटिश शासन को, 1 किलो ले लिया जमींदार, 10/11 और 1/11, ठीक है। इससे क्या हुआ, किसान एकदम दरिद्र होते चले गए। उन्हें उत्पादन के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा था, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, किसानों की हालत इतनी जर्जर होती गई। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत इतनी बदतर होती चली गई कि उन्हें डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल जिसे कहते हैं, में फंसना पड़ा। हर वर्ष इतना ज़्यादा भू राजस्व देना पड़ता था कि 1857-58 में जो भू राजस्व 15.3 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के उन्हें 36 में 35.8 करोड़ रुपए हो गए। बताइए कितना ज़्यादा भू राजस्व देंगे, उसके बाद जो उत्पादन होगा उसका 10-11 हिस्सा दे देंगे, तो किसानों के पास क्या बचेगा। किसानों की हालत जर्जर होना एकदम। भूस्वामी सूदखोर, इससे क्या हुआ, किसान ऋण जाल में फंस गए। किसानों को नया कुछ जमीन में बोना भी पड़ता था तो उसके लिए सूदखोरों से, सौदागरों से, सेठ साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिसके कारण क्या हो गया कि ये लगातार ऋण जाल में फंसते चले गए, डिप ट्रैप में फंसते चले गए। उन्हें ऋण चुकता करने के लिए भी ऋण लेना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों की हालत लगातार बदतर होती चली गई। उच्च भू राजस्व जितना ज़्यादा निर्धारण के कारण विनाशकारी साबित हुआ कि उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक प्रतिफल, मतलब किसान बस एक तरीके से बस शोषित बन के रह गए। उनके लिए जो भी उत्पादन करते थे वो सब दूसरे ले जाते थे, ठीक। यहीं से शुरू हो जाती बेकारी करने की। बेकारी कैसे शुरू होगी, जब किसानों के पास अपना, उन किसानों की ज़मीन तक नीलाम कर दी जाती थी। भाई एक लिमिट तक अगर ऋण दे दिया तो ठीक है, नहीं दे पाते थे तो किसान, इसीलिए किसान भूमिहीन होते चले गए। क्योंकि जमींदार क्या करते थे, पैसा देते थे काम करने के लिए किसानों को कुछ, अगर उनकी ज़मीन मान लीजिए नहीं वो कर पाया तो उस ज़मीन को क्या करते थे, कैप्चर कर लिया करते थे। एक तरीके से किसान भूमि होते चले गए और किसानों को मजबूरन मजदूर बनना पड़ गया। जा कर के अपनी ज़मीन, देखिए क्या क्या प्रक्रिया, देखिए मेरी ज़मीन का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ले रहा है, एक हिस्सा जमींदार ले रहा है, और उस उत्पादन करने के लिए मुझे जमींदार से ऋण लेना पड़ रहा है। उस ऋण को चुकता न करने के कारण मेरी ज़मीन नीलाम हो जा रही जमींदार के पास। ये पूरी प्रक्रिया थी। अब इससे क्या होता था कि किसानों को, मेरे पास कोई साधन नहीं, अब जो ज़मीन मेरी थी वो जमींदार की हो गई। अब उस जमींदार की ज़मीन पे मैं काम कर रहा हूँ मजदूर बन करके। इस प्रक्रिया को पूरा समझना है कि किस तरीके से ये, मैं पूरी तरह से ऋण जाल में, किसान पूरी तरह से देशकर ऋण जाल में फंसा हुआ है। उस ऋण जाल से निकलने की वो जितना कोशिश कर रहा है उतना उसमें फंसता जा रहा है। उसकी ज़मीन चली जा रही है, उसकी अपनी एक तरीके से सोवरेनिटी चली जा रही है। अब वो अपनी ज़मीन पर मजदूर बन के रह गया है। जब किसान भू राजस्व अदा करने में असफल रहे तब सरकार के राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए उनकी ज़मीनों को भी नीलाम कर दिया जाता था। उनके कारण वो लगातार भूमि होते चले गए। नीलामी की एक स्थिति का उन्हें अपनी स्थिति में अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जो क्षेत्र थे, ये व्यवस्थाएं क्यों लाई गई थी, इन क्षेत्रों में किसानों की और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और साथ में किसान अपनी ज़मीन से हाथ धोते चले गए। 1911 में ये आंका गया था कि कुल ग्रामीण ऋण जो 3 अरब रुपए था, जो 1937 था 18 अरब हो गया, लगभग 6 गुना बढ़ गया। अब किसानों पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई थी। इसे कहते हैं ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप में फंस जाना।
कृषि के एक तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण किया कि भाई वाणिज्यीकरण हो रहा है तो उसका लाभ किसे मिल रहा है? व्यापारियों को मिल रहा है। उसका लाभ किसे मिल रहा है? ब्रिटिश को मिल रहा है, जमींदारों को मिल रहा है, किसानों को तो कोई लाभ मिल रही। दस्तकारा और हस्तशिल्प के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि उनकी हालत ये हो गई थी कि एक तरीके से वो भी किसान मजदूर बनने जी के तैयार किए थे। एक और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ये है, पुराने जमींदार भी तबाह हो गए तथा नई व्यवस्था का उदय हुआ। देखिए, जैसा कि मान ली रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। मान लीजिए मैंने आपको, जब मुझे कोई जमींदार बना दिया, उसमें एक सूर्यास्त का नियम हुआ करता था कि आपको इस तारीख को सूर्यास्त मतलब 5-6 बजे के पहले तक आपको इतना सारा संसाधन, इतना सारा हिस्सा हमें पहुंचाना ही है। ये ब्रिटिश, अगर आपने सूर्यास्त के नियम का उल्लंघन किया और आप सही समय पर हमको अपने किसानों के कुल उत्पादन का 10/11 भाग हमें नहीं पहुंचाया ना, तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरा जमींदार तैयार हो गया। जमींदारों के बीच ही इस जमींदार को हटा करके उसकी दूसरे जमींदार को दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि कुछ जमींदारों की हालत भी खराब हो गई। बाद में यही स्वतंत्रता संग्राम के एक अभिन्न अंग बनेंगे। क्यों? क्योंकि जमींदारों की जर्जर हालत। भाई कोई जमींदार था, वो बड़े रौब से जब संसाधन घटक उसको हटा करके आपने दूसरे को बना दिया कि वो नाराज होगा, और साथ में आंदोलन तो होना ही था। तो कहीं ना कहीं जो एक संगठन बना था, पूछा जाता है कि कांग्रेस संगठन बनने से पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी आंदोलन, वो इसी वजह से था। क्यों? क्योंकि एक बड़ा जमींदार वर्ग जो था वो इन ब्रिटिश नीतियों की वजह से ही नाराज हो गया था। पहले जमींदारी थी, बाद में उसके हाथ से जीत के दूसरे थे लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया था। जमींदार मैं बताऊंगा इनका आपको कौन कौन से संगठन पूछा जाता है कि ब्रिटिश कांग्रेस बनने से पहले तो लैंड होल्डर सोसाइटी भी था एक। ठीक है। जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण एक उल्लेखनीय विषय बिचौलियों का उदय हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक बिचौलियों का एक नया वर्ग और तैयार हो गया। कृषि में ठहराव को और थोड़ा सा अच्छे समझ लेते। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव, अत्यधिक भू राजस्व, जमींदारी प्रथा को पनपने, बढ़ती ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष भी होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम हुई। 1901 में तथा 1939 के बीच उत्पादन की कृषि 14% तक घट गया। मतलब जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था उत्पादन घट गया। एक तरफ हमारे उत्पादन घट रहा है, एक तरफ किसान बेरोजगार होना है, एक तरफ मजबूर और मजदूर दोनों हो रहे हैं। तो क्या होना, दरिद्रता और अकाल आना था। आगे मैं आपको बताऊंगा 1943 में बहुत बड़ा अकाल आया था। उस अकाल के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को भूख से मरे। जब उत्पादकता घट रही है देश की तो क्या होगा, उत्पादन और उत्पादकता दोनों घट रही है। जहाँ बढ़ना चाहिए 1901 में जो था उसका 1939 में 14% कम हो गया। तो क्या होगा, कृषि की हालत और ज़्यादा खराब होना चाहिए। कृषि को कभी उन्होंने कोई भी ऐसा ध्यान ही नहीं किया कि कृषि में भी हमें कुछ खर्च करना चाहिए। भारत सरकार जो उसमें 1905 तक, भारत सरकार के ब्रिटिश सरकार 1905 तक रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसी दौरान सिंचाई पर केवल 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बताइए, उनके लिए सिंचाई हो गया, उनके लिए कृषि हो गया, ये कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए तो रेलवे हो गया, ये सब पर खर्च करते थे ताकि हम भारतीय ब्रिटिश शासन को भारत में एक लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। उसके साथ कृषि जो थी एकदम पिछड़ी हुई थी, कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता था। 1951 में 9,30,000 लोहे का हलों का इस्तेमाल होता था, जबकि काठ के हलों का इनका 3 करोड़ 18 लाख के आसपास था। बताइए कि एक लोहे का हलो और एक लकड़ी का हलो। लोहे का हल होगा तो किसानों के उत्पादन पे ज़्यादा, भाई अच्छे से वो एक तरह से जिसको जोतना बोलते हैं अच्छे जोत पाएगा, जिसके कारण क्या होगा उत्पादकता बढ़ेगी। वहीं लकड़ी का हल होगा तो क्या धीरे धीरे जोतेगा, जिससे उत्पादकता घटे। 3 करोड़ और कहाँ 93 लाख। तो इस तरीके से हम समझ रहे थे कि मतलब किसानों के न तो कोई सुविधा थी, उनके उन्नत बीज भी नहीं थे। केवल 1.9% ही उन्नत बीज का प्रयोग करते थे। 1938-39 में 11% लोग बीज, ना तो कोई तकनीक थी, ना उन्नत बीज होते थे, ना सिंचाई के साधन उपलब्ध होते थे, ना किसानों की आय का, किसानों को जैसे आज MSP दी जाती है ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। तो क्या हुआ, किसानों की दरिद्रता तो खराब होना ही था। 1906 में
कोई क्रिच कॉलेज भी नहीं था। 1939 तक पूरे भारत में 6 क्रिच कॉलेज, जिनमें कुल 6 लोग विद्यार्थी पढ़ते। आज देखिए सैकड़ों की संख्या में क्रिच कॉलेज खुले होते हैं। नए नए रिसर्च हैं हमने, और औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति लेकर के आए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनका फिलहाल निधन हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि बाद में जब देश स्वतंत्र, उसको तो हम बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट में आपको बताएंगे। तो देखिए, ना तो तकनीक है, ना किसानों के पास संसाधन है, ना बीज है, ना सिंचाई की सुविधा है, ना उत्पादकता हो रही है, बल्कि उत्पादकता और घट रही है। किसानों के पास ज़मीन भी नहीं है, जो ज़मीन है भी उस पर जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हमें जमींदार को और ब्रिटिश शासन को देना पड़ रहा है। तो क्या दरिद्र होना ही था, और ऐसी स्थिति में लोगों का मतलब नष्ट होना ही था। इसमें कुछ भी कोई उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आधुनिक उद्योगों का विकास। देखिए, इसको मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा दूसरे वीडियो में बनाता हूँ, तो आपको अलग से, तो ये आप इसको दो वीडियो में बनाता हूँ, मैं आपको इसको बताता हूँ। थैंक यू।